बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है हमारा वो है डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया। यानी कि आप डोनर को किस तरह सेलेक्ट करेंगे कि वो ब्लड दे सकते हैं। उससे क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे, उसके क्या क्या टेस्ट करेंगे, किस किस बेस पे उसको हम डेफर कर सकते हैं। परमानेंट डेफरल क्या होता है, और कुछ टेम्परेरी डेफरल होता है। कुछ है कि कुछ को हम किसी खास टाइम के लिए डेफरल कर सकते हैं। कुछ को हम कहते हैं कि महीने बाद आप दे सकते हैं ब्लड। कुछ को कहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी ब्लड नहीं दे सकते। तो क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आप ब्लड जो डोनर को आप सिलेक्ट करेंगे। पहली बात यह है कि आपके डोनर की जो टाइप्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। एक होता है वॉलंटरी डोनर, जो अपनी विल पे दे रहा है, जो जिसको मतलब वो अपनी खुशी से ब्लड दे रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है वो रिप्लेसमेंट डोनर। ये पेशेंट को कहा जाता है कि वो आप अपनी फैमिली मेंबर से या किसी अपने कम्युनिटी से किसी को बुलाएं, आपके पेशेंट को ब्लड चाहिए तो आप उसको दें। तीसरे नंबर पे हमारे पास है वो ऑटोलोगस ब्लड, यानी कि उसी पेशेंट का ब्लड निकाला जाता है, उसी को ही दोबारा ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। और चौथे नंबर पे हमारे पास है कि वो एफरेसिस है, यानी कि उसी के सेल निकाले जाते हैं डोनर से, और उसको प्रॉपर जो सेल उसमें से चाहिए वो निकाल के बाकी जो है उसको वापस जो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये टाइप्स हैं जो डोनर की, वो ये हैं चार पांच टाइप्स हैं। अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उसमें पेशेंट जो आपका डोनर है उससे उसकी एज कितनी होनी चाहिए। 18 से 65 तक, ज़्यादातर पाकिस्तान कम्युनिटी में अगर हम देखें तो 50 तक लेते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि एज 50 से ज़्यादा पे फिर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 37, 98.4 होना चाहिए। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं। उसकी एचबी जो है वो मेल के केस में 13 से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे 12.5 है। और फीमेल के केस में आपके पास 12 से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो उसका मिनिमम वेट है वो 50 kg होना चाहिए। और 50 kg से ज़्यादा वाला जो डोनर है वो ब्लड दे सकता है। और ये कुछ जनरल से पैरामीटर्स हैं। और उसका जो हार्ट रेट है वो 72 बीट्स हैं, 60 से लेकर 100 तक होना चाहिए। तो ये कुछ जनरल सी चीज़ें हैं जो डोनर से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि उसकी एज कितनी है, कितनी एज वाला ब्लड दे सकता है, मैक्सिमम एज वाला कितनी वाला ब्लड दे सकता है, टेम्परेचर जिसको वो दे सकता है, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता नॉर्मली केस में। बीपी वाले पेशेंट्स भी अगर उसका कंट्रोल में है तो वो दे सकता है, अगर उसको ब्लड प्रेशर का ज़्यादा इशू है तो वो नहीं दे सकता। तो वो सीबीसी की जाती है तो हमें उसका आइडिया हो जाता है कि उसके एच पी है वो नॉर्मल है। तो वेट भी चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अब कुछ काफ़ी सारे तकरीबन 100 के करीब पैरामीटर्स हैं जिनको हम लेके चलेंगे। जनरल अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि उसकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, मेंटली भी वो सही होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उससे हिस्ट्री लेते हैं कि आप जेल तो नहीं रहे, क्योंकि जेल में जब होता है तो उसका एक्सपोजर और भी लोगों से होता है, तो जिनको डिफरेंट डिजीजेस भी हो सकती है। और उसको फास्टिंग नहीं होना चाहिए ज़्यादातर रमज़ान में भी लोग देते हैं, लेकिन रमज़ान में इसको हम वो कहते हैं कि या तो वो ब्लड ना दे या रमज़ान अफ्तारी के बाद दे ब्लड। तो फास्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, उसको प्रॉपर खिला पिला के ब्लड लेना है उससे। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर एज हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि 18 से 65 होनी चाहिए। और जो एफरेजिस का डोनर है उसके लिए 18 से 60 तक है, ये उसकी लिमिट है। वेट जैसे मैंने पहले बताया 50, यहाँ पे 45 लिखा है तो 45 वाले से 350 ml ब्लड ले सकते हैं। नॉर्मली जो आपका ब्लड निकलता है एक 500 वाले बैग में तकरीबन 450 ml उससे ब्लड निकलता है। और अगर उसकी एज, उसका वेट जो है 55 से ज़्यादा है तो उस केस में उससे 450 ले सकते हैं। और एफरेजिस वाले का होना ही 50 चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, 50 से कम वाला एफरेजिस नहीं कर सकता, उसका प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर की बात जैसे एफिब्राइल होना चाहिए, उसको फीवर नहीं होना चाहिए। पल्स है 60 से 100 तक रेगुलर है, पीछे भी हमने बात की।
कि कितनी पल्स रेट, उसका बीट्स चेक करनी है हमें। उसके अलावा ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों। और अगर कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहा है तो वो ब्लड नहीं दे सकता। और प्रॉपर अगर ब्लड दे रहा है, अगर बीपी का पेशेंट है, तो उसने 28 दिन से कोई ऐसी ड्रग यूज नहीं की तो ये ब्लड प्रेशर का केस हो गया। उसके बाद अगला है जो हमारे पास, वो है कि एचबी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 13 मेल के अंदर और 12 फीमेल के अंदर, और 17, यानी कि 17 से अबव नॉर्मली नहीं लिया जाता, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया हो सकता है उस केस में। तो वो उसको नहीं लेते जिसकी एच बी 17.5 से ज़्यादा। नॉर्मली 17 से ज़्यादा वालों का नहीं लेते। और रेस्पिरेशन जो है उसको कोई हिस्ट्री लेंगे उससे कि उसको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज तो नहीं है, उससे कोई सांस की कोई बीमारी तो नहीं है। और जो लास्ट डोनेशन का इंटरवल है, नॉर्मली हम कहते हैं कि 3 माह से जो है पहले दिया हो ब्लड तो वो दे सकता है, 3 माह से कम हो तो वो नहीं दे सकता। तो 3 या 4 माह वाला जो क्राइटेरिया है, फीमेल के केस में 4 माह का क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया होता है कि 3 महीने पहले दिया हो तो फिर वो ब्लड दे सकता है। अगर 3 माह से कम ड्यूरेशन है तो वो नहीं दे सकता। 3 माह से ज़्यादा होना चाहिए कम अज़ कम, क्योंकि आरबीसी की नॉर्मल लाइफ जो है वो 120 डेज है। तो 3 से 4 महीने के बीच अगर उसने दिया है तो वो तो पूरा ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर इससे कम है तो वो नहीं दे सकता। प्लेटलेट के केस में ये है कि 48 आवर्स से ज़्यादा उसने प्लेटलेट जो प्लाज्मा फ्रेसेस कराया हो, और 28 डेज अगर प्लेटलेट उसने दिए हैं तो वो फिर भी 28 दिन बाद भी दे सकता है। और अगर बोन मैरो के केस है तो 12 महीने बाद देगा बोन मैरो। क्योंकि बोन मैरो के केस में ये होता है कि जो डोनर होता है बोन मैरो का, वो उसको 12 महीने तकरीबन उसका वेट होना चाहिए। और अगर कोई स्टेम सेल दे रहा है ब्लड से, तो उसको 6 महीने का दोबारा उससे लिए जा सकता है। तो ये कुछ लास्ट ड्यूरेशन के इंटरवल्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा उसको में उस फास्टिंग में नहीं होना चाहिए बंदा, कम से कम उसने कोई 4 घंटे के अंदर अंदर कुछ खाना खाया हो। जूस वूस पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं कि अच्छे से वो अच्छी कंडीशन में हो ताकि वो ब्लड दे सके। और अगर वो अल्कोहलिक है तो वो नहीं दे सकता। रेगुलर जो यूज़ कर रहा है वो, उसको चाहिए कि वो ना, वो ब्लड ना दे। अल्कोहल इनटेक किया हो तो वो ब्लड नहीं दे सकता। उसके बाद ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयर क्रू से, यानी कि जो जिनका हर वक्त ट्रैवलिंग है जिनकी, और कुछ ऐसे हैं जो हर 24 घंटे काम करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उन लोगों से भी ज़्यादातर केस में क्वेश्चनिंग की जाती है कि आपने ट्रैवल कब किया है। उन लोगों को ज़्यादातर केस में यही कहा जाता है कि आप लड़ना थे। ठीक है, अगर कोई बंदा किसी की ट्रैवल हिस्ट्री हो कि वो किसी एंडेमिक एरिया से आया है, यानी कि कोई अफ्रीका से मूव करके आया है, कोई यूएई में गया है, कोई कहीं गया है, तो उसके मुताबिक उससे पूछा जाता है कि आपने ट्रैवल किया हुआ है और आप रहते कहाँ से। अगर तो वो नेशनल है या कहीं से ट्रैवल करके आया तो उसकी हिस्ट्री पर भी ज़रूरी है। और जब आप ब्लड निकालते हैं डोनर से, तो उस साइड को देखना है कि वहाँ पे कोई स्कार्स तो नहीं है। स्कार फ्री एरिया से फ्लीबॉटमी करनी है। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी होती हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक पेन है, कुछ उससे पूछते हैं कि आपको कोई ऐसी कुछ सिम्टम तो नहीं है जो कुछ, यानी कि कुछ लोगों को मेलेज या पेन या कुछ हेडेक है, तो वो चीज़ें भी पूछते हैं। तो ये हिस्ट्री ली जाती है, कुछ चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि आपको कोई मसला तो नहीं है किसी किस्म का। तो अगर वो कहता है नहीं, तो फिर उसके बाद ही उससे ब्लड लिया जाता है। ये जनरल सी कुछ चीज़ें थी। अब है, अगर उसका फीमेल के केस में प्रेगनेंसी है तो 12 महीने तक उसका रेफरल होना चाहिए। प्रेगनेंसी के 12 माह बाद वो ब्लड दे सकती है। अबॉर्शन है तो 6 माह बाद अबॉर्शन की। और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग है तो जितनी देर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितनी भी साल, तो वो आप उस वाले पीरियड में उससे ब्लड नहीं ले सकते। और मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी नहीं लिया जाता ब्लड। तो ये फीमेल के केस में कुछ चीज़ें हैं कि अगर प्रेगनेंसी है तो कितना है, अबॉर्शन के केस में कितना है, और आपका अगर ब्रेस्ट फीडिंग है या मेंस्ट्रुअल है तो उस केस में कितना है। उसके बाद अगला है कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स का जिक्र है।
यानी कि अगर किसी की मेजर सर्जरी हुई है तो उस केस में भी उसको चाहिए कि 12 महीने बाद ब्लड दे। नॉर्मली इस केस में भी ब्लड नहीं लिया जाता। माइनर सर्जरी है तो 6 माह बाद उससे ब्लड लिया जा सकता है। कोई हार्ट का इशू है, का कैबेज कराया हुआ है तो वो परमानेंटली डेफर होता है। और उनको सर्जरी है तो वो भी परमानेंट डेफर। और कुछ चीज़ों हैं जिनमें 12 12 महीने, कुछ सर्जरीज हैं जिसके डेंटल है तो 6 माह बाद, और टूथ एक्सट्रैक्शन कराई हुई है तो उसके भी 6 माह बाद ब्लड दिया जा सकता है। तो ये कैबेज और कुछ हैवी किस्म की जो सर्जरीज हैं उस केस में आप परमानेंट रेफरल हो जाता है इस केस में भी। उसके बाद जो हेपेटाइटिस है, ये आपका हेपेटाइटिस बी और सी परमानेंट रेफरल है। परमानेंट रेफरल है, कभी भी हुआ है नहीं दे सकता ब्लड। हेपेटाइटिस बी सी वाला पेशेंट कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। और अगर ए और ई है तो 12 महीने। तो और अगर उसको अननोन हेपेटाइटिस है, पता नहीं है बी या सी है, तो उसको परमानेंट रेफरल। नॉर्मली हेपेटाइटिस के केसेस से ब्लड नहीं लिया जाता। बी और सी से तो कभी भी नहीं लेना। ए और ई जो है इस केस में भी 12 महीने रेफरल है। वो कहता है कि मुझे पीला यरकान था, तो वो उससे पूछा जाता है, हिस्ट्री से ली जाती है, कभी आपको यरकान तो नहीं रहा, तो वो और बाकी टेस्ट भी किए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी एम पी वी डी आर एल, और जो आपके पास एच आई वी एम पी वी डी आर एल बी सी, तो ये 5 टेस्ट नॉर्मली हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में किए जाते हैं। और इनसे एलाइजा की बेस एलाइजा किया जाता है, और किट मेथड से नहीं करने। जो आपकी डिवाइसेज हैं, नहीं ये अभी एक्सक्लूड हो गए हुए हैं कि ब्लड बैंक में इसे एलाइजा ही करना है आपने। और अगर आपका किसी बंदे से जिसको हेपेटाइटिस है उसके साथ क्लोज कांटेक्ट है तो वो भी 12 महीने तक ब्लड नहीं दे सकता। और अगर उसकी टैटूज हैं उसके जिस्म के ऊपर या पियर्सिंग हुई हुई है तो वो भी 12 महीने तक ब्लड नहीं दे सकता। और कोई जिसको ब्लड पहले लगा हुआ है, यानी कि जिसका हेपेटाइटिस के साथ जिसका स्पाउस है जो उससे ब्लड ले रहा है, तो वो भी 12 महीने तक उसमें डेफरल है। और जॉन्डस वाले केस में एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि उसको जॉन्डस कितने अरसे से है। तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद है कि आपके पास एच आई वी का केस आ गया। एच आई वी परमानेंट डेफरल है। एच आई वी उसका जो स्पाउस है वो भी परमानेंट डेफरल है नॉन केस के पर्सन के साथ। और जिसको सिम्टम्स हैं एच आई वी का, कोई भी केस है कोई उसके जो स्पाउस हैं उसके जो जिसके साथ वो क्लोज कांटेक्ट में है, वो लोग सारे लोग परमानेंटली डेफरल। हेपेटाइटिस बी सी के केस में भी प्रॉपर परमानेंट डेफरल है। एच आई वी टोटली डेफरल है इस केस में। सिफिलिस भी परमानेंटली डेफरल और गोनोरिया भी। तो सिर्फ इस वाले केस में यह है कि हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी और सिफिलिस हो गया, वीडियर, और एम पी रह गया, मलेरिया जो है आपके पास। तो उसका भी जिक्र कर लेते हैं। मलेरिया है तो फुल रिकवरी के 3 माह बाद। नॉर्मली मलेरिया वाला भी ब्लड नहीं देता, लेकिन कुछ बुक्स कहती हैं कि वो उसके बाद दे सकता है, लेकिन 3 माह बाद अगर फुल रिकवरी है प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद। मीजल मम्स और कुछ पॉक्स हैं तो वो 2 वीक्स के बाद, फुल रिकवरी के 2 वीक्स के बाद ब्लड दे सकते हैं। टाइफाइड 12 माह बाद दे सकता है फुल रिकवरी का। चिकनगुनिया या डेंगू या 6 माह बाद दे सकते हैं। जीका वायरस 4 5 माह बाद दे सकता है। टीबी वाला परमानेंटली डेफ है। टीबी अगर किसी को है तो वो परमानेंटली डेफ है। तो अब अगली कुछ हैं, जैसे कुछ और कंजक्टिवाइटिस है। जितनी देर उसको मेडिकेशन वो यूज कर रहा है वो उस केस में वो डेफरल है। ऑस्टियोमाइलिटिस केस है तो 2 साल तक डेफरल है। किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है परमानेंटली डेफरल है। एसएलई ज्यादातर केसेस में। डर्मा जो आपके पास स्क्लेरोडर्मा है ये आपके पास है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये परमानेंटली डेफरल है। लिग्नेंसी है, कोई भी कैंसर है, परमानेंटली डेफरल। और अगर उसको सीवियर किस्म की एलर्जी है, एलर्जी वाला पेशेंट भी, उससे हिस्ट्री ली जाती है कि आपको एलर्जी तो नहीं है किसी किस्म की। अगर उसको कोई पुरानी एलर्जी है तो वो सीवियर किस्म की एलर्जी उसको हो जाती है तो वो भी ब्लड नहीं दे सकता। परमानेंटली डेफरल है वो केस। आगे चले जाते हैं कुछ हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हिम पॉलीसाइथीमिया वीरा है।
यानी कि जिसके अंदर एचपी लेवल आपका 17-18 से ज़्यादा हो जाता है, 20 हो गया, तो वो भी परमानेंटली डेफ है। और उसको पता नहीं है, उसको ब्लीडिंग होती रहती है, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, वो भी परमानेंटली डेफ है। तो कुछ ऐसी हैं जैसे हीमोलिसिस है, हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, जैसे कि सिकल सेल है, या आपके पास पहले ही वो थैलेसीमिया का मरीज है, वो भी नहीं दे सकता। ठीक है। और कुछ लोगों को फेंटिंग का इशू होता है, 2 बार अगर उसने ब्लड दिया वो फेंट हो गया ब्लड देते हुए, या ब्लड दे बाहर गया, गिर गया, फेंट हो गया, तो वो भी परमानेंटली डेफरल, अगर 2 बार वो गिर गया तो। और अगर वो कोई डोनर है जिसको स्टेम सेल लगे हुए हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ हुआ, तो वो वाला ब्लड भी परमानेंटली डेफरल है, वो वाले बंदे प्रॉपरली परमानेंटली डेफरल। तो ये कुछ 4-5 केसेस हैं जो हेमेटोलॉजिकल कंडीशन है, जो परमानेंटली डेफरल है। उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी, जैसे मैंने पहले बात की, अगर फ्लू सिंपल है तो वो जब तक वो एफिब्राइल कंडीशन में जाता है तो वो दे सकता है, पर उसके बाद साइनोसाइटिस का पेशेंट है, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है, एंटीबायोटिक्स ख़त्म करे तो ब्लड दे सकता है। उसके अलावा एजदमा वाला पेशेंट है, कभी भी ब्लड दे सकता, जिसको स्टीरॉयड्स पे यूज़ कर रहा है, एस्थमेटिक अटैक होते हैं उसको, और वो स्टीरॉयड्स पे है, तो वो परमानेंटली डेफ। आगे चलते हैं तो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक की कुछ डिजीज, जैसे डायरिया है, 2 वीक के बाद कंप्लीट रिकवरी का, 2 वीक एंडोस्कोपी हुई है 12 महीने बाद। और अगर कोई उसको जर रिफ्लेक्सेस का इशू है, अगर उसको नॉर्मली ऐसे रिफ्लेक्स है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा उसको इशू है जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर है तो वो नहीं दे सकता है, पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर वाला ब्लड नहीं दे सकता। उसके बाद हमारे पास कार्डियोवास्कुलर है, कार्डियोवास्कुलर की जितनी भी डिजीज हैं नॉर्मली केसेस में सारे परमानेंटली, एंजाइना है आपके पास, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कभी उसको हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट कोई भी किसी भी किस्म की उसको डिजीज है हार्ट से रिलेटेड, वो ब्लड नहीं दे सकता। रेस्पिरेटरी केसेस में भी कुछ डिजीज हैं, और रेस्पिरेटरी जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो उस केस में जितने भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज हैं, हार्ट अटैक है, या उसको आर्टरी का मसला है, एंजाइना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कोई भी उसको परमानेंटली डेफर। उसके बाद चले जाते हैं किडनी की केस में। एक्यूट किडनी इंजरी है, पाइलोनेफ्राइटिस है, अगर 6 माह बाद कंप्लीट रिकवरी की। और अगर यूनिब्लैडर सिस्टाइटिस है तो 2 वीक के बाद कंप्लीट रिकवरी। अगर क्रॉनिक किस्म की इन्फेक्शन है, खुद ही डायलिसिस पे है, तो वो क्या ब्लड देगा, वो परमानेंटली डेफर। किडनी प्रॉपर किडनी फेलियर का पेशेंट है, वो ब्लड नहीं दे सकता। उसके बाद किसी को एपिलेप्सी है, झटके लगते हैं, कन्वर्जेंस का इशू है, तो वो परमानेंटली डेफर है। और माइग्रेन वाला पेशेंट नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कर लेते हैं, और इसमें इशू हो जाता है बाज़, लेकिन अगर वो उसको ठीक है, उसको कोई नहीं हुआ है, माइग्रेन नहीं हुई, तो वो नॉर्मल है, तो पर वीक के अकॉर्डिंग दिया है कि उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। एंजाइटी और मूव वाला एक्सेप्ट हो जाता है नॉर्मली, हर बंदा इस तरह का इशू है। अगर डायबिटिक है, अगर उसकी डायबिटीज कंट्रोल है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है नॉर्मली। इस केस में मेडिकेशन ले रहा होता है तो इसमें इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी ऑर्गन एक से ज़्यादा डायबिटीज के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, किडनी हो गया है, तो वो परमानेंटली रेफरल है। ठीक है। उसका अगर थायराइड का इशू है, तो अगर बिनाइन टाइप की कोई डिजीज है तो उसमें एक्सेप्ट किया जाता है, अगर क्रॉनिक टाइप की डिजीज है तो उसमें नहीं किया जा सकता। और थायरोटॉक्सिकोसिस में आपके पास परमानेंटली रेफरल है। ग्रेव डिजीज जितने भी हैं ये, पर मेलिग्नेंसी जहाँ पे भी आ गई है वो आपका परमानेंटली रेफर हो जाता है, एंडोक्राइन के जितने भी डिसऑर्डर्स। उसके बाद कुछ मेडिकेशन है, जैसे हम नॉर्मली एनाल्जेसिक्स लेते हैं, वाइटामिन लेते हैं, तो वो एक्सेप्ट की जा सकती है। जो नॉर्मल सिंपल सिंपल सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो ले तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। और अगर कोई एस्पिरिन या एनसेड्स ले रहा है 3 दिन के अंदर अंदर वो ब्लड दे सकता है, नॉर्मल उसमें हो जाता है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो 7 दिन के लिए डेफरल है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो 2 वीक्स तक हैं। कुछ ऐसी हैं जो कुछ 1 महीने या 2 महीने तक होती हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि आप मेडिकेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल उसने लिया हुआ है, जैसे सिटी स्कैन कराया
तो उससे लिया तो वो 8 वीक तक वो नहीं है, जैसे कंट्रास्ट वाला कराते हैं तो वो 8 वीक तक ब्लड जो है ना वो नहीं दे सकता। तो उसके अलावा कुछ और मेडिकेशन हैं, जैसे डायबिटिक के लिए मिल रही हैं वो 4 वीक अगर उसने छोड़ दिया, इंसुलिन वाला परमानेंटली डेफिनेट है। और कोई जैसे एंटी थायराइड वाली हैं, एंटी कन्वर्जेंस हैं, ये परमानेंटली डेफिनेट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं तो 7 दिन के लिए आपके पास उसका डेफिनेट है। तो उसके बाद वैक्सीनेशन का है, ये भी अक्सर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन हुई हो। नॉन लाइव वैक्सीनेशन है या टॉक्साइड है तो वो 14 दिन के लिए यानी 2 वीक के लिए वो बंदा ब्लड नहीं दे सकता। ये वो लिखी हुई हैं, टाइफाइड है, कॉलरा है, पेपिलोमा है, इन्फ्लुएंजा है, जिन केस में पोलियो है तो वो 14 दिन तक वो नहीं दे सकता। और अगर लाइव टेनुएटेड वैक्सीन है, नॉन लाइव, तो उस केस में आपके पास 28 दिन यानी कि 1 महीना वो ब्लड नहीं दे सकता। पोलियो अगर उसको ओरल वाला है, मम्स मीजल्स है, ये वाली जो टाइफाइड की, जो कॉलरा और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन है, ये सारी जितनी भी हैं ये 28 दिन की। नॉर्मली जितने भी अगर वैक्सीनेशन हुई हो तो उसको कहते हैं कि 1 महीने बाद आप ब्लड दें। जैसे टेटनस है, एंटी वेनम लगा हुआ है उसको, तो वो भी उस केस में भी है। और गैस गैंग्रीन के लिए भी जो वैक्सीन अवेलेबल है उसके लिए भी 28 28 दिन। और अगर ARV ले रहा है तो एंटी रेबीज के बाद में अगर उसको बाइट किया हुआ तो वो 1 साल तक। और हेपेटाइटिस बी की डेफर है 1 साल का डेफर। इम्यूनोग्लोबुलिन अगर उसको लग रही है तो वो भी 1 साल का उसका डेफर। तो ये था कि डोनर से किस किस्म के क्वेश्चन करने हैं, उसे किस किस्म की हिस्ट्री लेनी है, कौन कौन से उसके टेस्ट करने हैं ब्लड लेने से पहले डोनर को सिलेक्ट करने के लिए।